हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन। दिस एट जेपी चौहान और आप कहाँ पर मौजूद है? आपके अपने फेवरेट चैनल एक्सपोनेंशियल फिजिक्स के ऊपर। और आज डिस्कस करने वाला हूँ मैं पोटेंशियोमीटर का सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपको समझाए थे, तो जिन्होंने उस कॉन्सेप्ट को नहीं देखे हैं तो सारे कॉन्सेप्ट देख के आए। और आज के लेक्चर के अंदर मैं उनसे रेलेवेंट न्यूमेरिकल करवाऊंगा मैं, है ना। पोटेंशियोमीटर के ऊपर कितने तरह के न्यूमेरिकल हो सकते हैं, सभी कम से कम 9-10 क्वेश्चन करवाऊंगा। तो लगभग सभी तरह के न्यूमेरिकल शायद मैं कवर करके दे दूंगा आपको, राइट। ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगे। कल वाले कॉन्सेप्ट के अंदर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और मैं डिस्कस करना रह नहीं गया था, जानबूझ के मैंने छोड़ दिया था क्योंकि कल वाला लेक्चर काफी लंबा भी हो गया था, लेंथी भी हो गया था। तो एक जो नोट चल रहे थे अपने, लास्ट 3-4 पॉइंट मैंने लिखवाए थे, उसी के आगे कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट पॉइंट आप लिख लीजिए कि एक अक्सर आपके पास एक वाइवा के अंदर क्वेश्चन आता है कि व्हाई पोटेंशियोमीटर इज ऑलवेज प्रीफर्ड टू मेजर ईएमएफ ओवर अ वोल्टमीटर। वोल्टमीटर की बजाय अपन पोटेंशियोमीटर ही हमेशा क्यों प्रीफर करते हैं, है ना। तो इसमें क्वेश्चन लिख लें, तो इसमें नोट के आगे कंटिन्यूएशन में लिखें आप कि वोल्टमीटर पोटेंशियोमीटर इज प्रीफर्ड ओवर वोल्टमीटर, कि पोटेंशियोमीटर, है ना। इसका रीजन देखेंगे अपन, ऐसा क्यों होता है। ये वाइवा में भी पूछा जाता है, पोटेंशियोमीटर इज प्रीफर्ड ओवर वोल्टमीटर, वो क्यों होता है। अभी मैं कुछ एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा। इज प्रीफर्ड ओवर वोल्टमीटर, है ना। कल वाला लेक्चर नहीं देखा तो जरूर देखना, तो जाके मजा आएगा। देखो, पहले मैं वोल्टमीटर के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। तो जिन्होंने मेरा वोल्टमीटर वाला वीडियो नहीं देखा हो, गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर जो कन्वर्जन वाला वीडियो था, वहां पर मैंने वोल्टमीटर की भी चर्चा की थी। तो जाके वोल्टमीटर को भी आप देख लें तो थोड़ा सा फील गुड आ जाएगा आपको यहाँ पर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, सपोज ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये 5 ओम रेजिस्टेंस है, ये आपका 5 ओम आ गया, और ये सपोज बैटरी ले लेता हूँ मैं, 20 वोल्ट की बैटरी ले लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं आपको बोलता हूँ इस 5 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, तो इस 5 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अगर मुझे लिखना हो, मैं इसको VAB बोल देता हूँ। तो VAB एक्चुअल में कितना आना चाहिए, है ना। रेजिस्टेंस डिवीजन रूल से क्या आएगा, 5 ओम वोल्टेज वैसे इक्वल डिवाइड होगा, दोनों रेजिस्टेंस सेम है तो इक्वल डिवाइड हो जाएगा, 10 वोल्ट आएगा। नहीं तो रेजिस्टेंस, नहीं तो वोल्टेज डिवीजन रूल लगा दो, जिस रेजिस्टेंस पे निकालना है वो वाला रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस जो सीरीज में है, एंड मल्टीप्लाइड बाय टोटल वोल्टेज जिसको आपको डिवाइड करना है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, 10 वोल्ट। ये अपन अच्छे से सीख चुके हैं, एक्चुअल में 10 वोल्ट आना चाहिए। अब जब मैं वोल्टमीटर कनेक्ट करता हूं, अब जब मैं वोल्टमीटर कनेक्ट करके इसको मेजर करता हूं, ठीक है, ये मेरे पास सर्किट आ गया। तो अपन ने सीखा था कि भाई अ वोल्टमीटर ऑलवेज मेजर्स लेस। तो यहां पर मैंने एक वोल्टमीटर कनेक्ट कर दिया। एक वोल्टमीटर का भी क्या होता है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। मैं फॉर एग्जांपल इस वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस ले लेता हूं मैं 100 ओम, एक 100 ओम वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस है ना। आइडियल वोल्टमीटर नहीं है तो प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। हालांकि किलो ओम्स के अंदर रेजिस्टेंस होता है, पर अपन एक बार फॉर द अंग्रेजी में क्या बोलना, हिंदी में बोल देता हूं, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए अपन ने 100 ओम ले लिया है। देखते हैं यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 20 वोल्ट। अब देख, अब अगर मैं ये A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया, अब मैं VAB निकालना चाहता हूं। अगर मुझे VAB निकालना है तो इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन पता करना होगा, तभी सिंगल रेजिस्टेंस बनेगा। क्योंकि सिंगल रेजिस्टेंस है तो ही अपन पोटेंशियल डिफरेंस मालूम कर सकते हैं। तो RAB, सबसे पहले RAB लिखो आप, कितना होगा। तो RAB रेजिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन 5 × 100 अपॉन 5 प्लस, है ना, R1 R2 अपन R1 प्लस R2, 5 + 100। तो ये हो जाएगा आपके पास 5 × 100 डिवाइडेड बाय 105। तो ये हो जाएगा 21। तो 100/21 कितना आ गया, 100/21। अब मुझे VAB देखना है, तो वोल्टमीटर कितना मेजर करेगा, है ना। एक बार वोल्टमीटर से मेजर करके बता रहा हूं मैं, फिर इसी चीज को मैं पोटेंशियोमीटर से भी मेजर करके बताऊंगा, तो आपको थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। VAB, अब मुझे VAB लिखना है, तो जिस रेजिस्टेंस पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है वो वाला रेजिस्टेंस, तो ये आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 21, ठीक है। या इसको अगर मैं सीधा पॉइंट में लिख लूं क्या, थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाएगी अपनी, इसको लिख लेते हैं अपन। ये हो जाएगा 21 × 84 पॉइंट 16 बज गया, 21 × 7 147, ठीक है। 4.7 आएगा कुल मिलाकर, ये 4.7 आपका क्या आ गया, ये ओम आ गया। वैसे भी पता है आपने को पैरेलल कॉम्बिनेशन में मिनिमम रेजिस्टेंस से भी कम वैल्यू आती है, तो 4.7 आ गए मेरे पास। तो ये हो जाएगा 4.7, है ना। इसके अक्रॉस मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, अपॉन 4.7 प्लस टोटल रेजिस्टेंस, तो +5 एंड मल्टीप्लाइड बाय टोटल कितना आ गया, 20। तो ये हो जाएगा मेरे पास। तो यहां से VAB अगर आप देखोगे तो वोल्टमीटर को यूज करके VAB अपना आ गया, ये आएगा 4.7 डिवाइडेड बाय 5 + 4, 9.7 एंड मल्टीप्लाइड बाय
20। इसकी कैलकुलेशन अपन कैलकुलेटर से कर देते हैं यार ना, ताकि फटाफट अपना टाइम वेस्ट ना हो, कि अपन कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं यहाँ पर। बाकी अपन जोड़ बाकी गुणा भाग कर सकता हूँ मैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, आता है मुझे टेबल। एंड मल्टीप्लाइड बाय 2020, यह आएगा आपका 9.69 वोल्ट। तो देखो आपने वोल्ट मीटर से क्या देखा, वोल्ट मीटर ऑलवेज मेजर्स लेस, ये मैं चीज करवा चुका हूं, है ना, वहां पर अपन डिस्कस किया था, लेकिन यहां पर कंपैरिजन करना है। तो देखो आपने क्या देखा, वोल्ट मीटर को यूज करके आप जब निकाल रहे हो तो आपके पास क्या आ गया 9.69 वोल्ट। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज यहां पर वोल्ट मीटर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, वोल्ट मीटर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो करंट यहां पर जो भी करंट फ्लो हुई वो दो पार्ट में स्प्लिट होगी। कुछ करंट मेरी वोल्ट मीटर के अंदर भी जाएगी, कुछ करंट वोल्ट मीटर के अंदर भी जाएगी। अगर वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस, अगर आइडियली क्या होता है, आइडियली क्या होता है, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, तो यहां से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मतलब ओपन हो गया एक तरीके से, और ओपन पार्ट में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। तो आइडियल वोल्ट मीटर जो होता है वो डज नॉट ड्रॉ एनी करंट, ड्रॉ मतलब कोई करंट नहीं खींचता है आइडियल। लेकिन प्रैक्टिकल वोल्ट मीटर होता है, इट ड्रॉज सम करंट ड्यू टू विच अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस विल बी देयर एंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स अक्रॉस विच यू हैव टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीजेस, है ना। वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, 5 की जगह 4.7 हो गया, तो उसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो ये कम क्यों आया, तो मेजर्स लेस, है ना। वोल्ट मीटर क्या करता है, हमेशा लेस मेजर करता है, बिकॉज ये कुछ करंट ड्रॉ करता है। अब अपन पोटेंशियो, इसी चीज को पोटेंशियोमीटर से देखते हैं अपन, इसको लिख लो, फिर मैं पोटेंशियोमीटर से दिखाता हूं। मैं इसी चीज को मैं पोटेंशियोमीटर से मेजर करके बताता हूं आपको मैं, है ना। इसको लिख लो, देख। अब पोटेंशियोमीटर में क्या हो जाता है ऐसा, है ना, इसका कितना रिजल्ट याद रखेंगे, 9.69 वोल्ट है, एक्चुअल में कितना था, है ना। वोल्ट मीटर से अपन ने देखा, ये याद रखेंगे अपन, कितना है आपके पास 9.69 वोल्ट, ये वोल्ट मीटर से मेजर किया, और ये आपका एक्चुअल 10 वोल्ट आना चाहिए। अब इसी को मैं क्या करता हूं, पोटेंशियोमीटर को यूज करके करना चाहता हूं। पोटेंशियोमीटर को यूज करके कैसे करते हैं, देखो, तो मैंने क्या करा, ये अपना पोटेंशियोमीटर है, ये पोटेंशियोमीटर हो गया ए, और ये बी पॉइंट, यहां पर कुछ अपना प्राइमरी सर्किट बनाते हैं अपन हमेशा। ये सेल लगा दिया मैंने, ये की लगा दी, जो भी लगाना है। रियोस्टेट हटा दो एक बार, रियोस्टेट तो करंट को कंट्रोल करता है, अपन मान के चल रहे हैं कांस्टेंट करंट है, ठीक है। ईएमएफ ई हो गया, ये जो भी है। अब देखो यहां पर, अब यहां पर क्या होगा, अब मुझे इसको क्या करना है, इस पोटेंशियोमीटर को यूज करके मुझे इन दोनों पॉइंट के बीच में क्या मालूम करना है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या करो, इसको पॉइंट को इससे कनेक्ट करो आप, और इस पॉइंट से आपने कोई गैल्वेनोमीटर लगाया। अभी मैं हाई रेजिस्टेंस बॉक्स नहीं लगा रहा हूँ ना, खाली समझने के लिए। ये हो गया, तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये जे पॉइंट हो गया, मेरे पास क्या हो गया, जे पॉइंट हो गया। मैं बोल देता हूँ भाई, ये सपोज फॉर एग्जांपल ये 30 वोल्ट है ना, ये 30 वोल्ट है, और इसकी लेंथ जो है वो कितनी है, 30 मीटर है, इसकी लेंथ 30 मीटर है। ऑलराइट, इसकी लेंथ 30 मीटर है। चलो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, अब एक चीज अपने को मालूम है, अब मुझे यहां पर मालूम करना है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस मैं कब मालूम करूंगा, पोटेंशियोमीटर में अपन ने क्या देखा था, आप हमेशा क्या करते हो, जब गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन 0 आता है तभी आप इस लेंथ को मालूम करते हो, तो आप इस लेंथ को मालूम करते हो, बैलेंसिंग लेंथ मालूम करते हो। तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, तो जब मैं पोटेंशियोमीटर का एक्सपेरिमेंट करूंगा तो मैं क्या करूंगा, जोकी को यहां पर प्लेस कर करके देखूंगा, है ना, कर करके देखूंगा मैं यहां पर। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी, है ना, कि यहां पर मेरे को गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन 0 मिलेगा। अब गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन जब 0 मिलेगा तो उस केस में यहां पर जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इसके बराबर होगा, तो प्रैक्टिकली जब मैं ऑब्जर्व करूंगा तो ये वाली लेंथ जो आएगी वो 10 मीटर के आसपास निकल के आएगी, है ना। प्रैक्टिकल जब आप करोगे तो ये लेंथ मेरे पास 10 मीटर के आसपास आएगी, ठीक है। अब ये 10 मीटर के आसपास अगर लेंथ आ गई है तो सिंपली अब मुझे VAB लिखना है, तो VAB जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये और A और J पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो दोनों इक्वल होंगे बैलेंस कंडीशन पर। तो देख क्या होगा, तो एट बैलेंस कंडीशन क्या होगा कि VAB जो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है वो कैसे निकालूंगा, K पोटेंशियल ग्रेडियंट K मल्टीप्लाइड बाय बैलेंसिंग लेंथ। अब K निकालना है, K कैसे निकालोगे, K मैंने बताया था, अगर वायर का पूरा पोटेंशियल डिफरेंस मुझे पता हो, उसको डिवाइड बाय वायर की लेंथ कर दो तो मेरे पास क्या आ जाएगा। तो ये कैसे निकलेगा कि AB वायर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, जितना बैटरी, क्योंकि बैटरी वायर पे डायरेक्ट कनेक्टेड है, क्योंकि मैंने RH नहीं लिया है, तो 30 वोल्ट डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो क्या हो जाएगा 30 वोल्ट तो आ गया मेरे पास
वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस एंड डिवाइडेड बाय वायर की लेंथ जो कितनी है 30 हो गई एंड मल्टीप्लाइड बाय अभी न्यूमेरिकल करेंगे अपन अभी, है ना, एंड मल्टीप्लाइड बाय बैलेंसिंग लेंथ। बैलेंसिंग लेंथ कितना हो गया मेरे पास 10 मीटर हो गया, तो 30 से 30 कैंसिल, तो कितना आ गया मेरे पास ये 10 वोल्ट। यहां पर सब खेल किसका है, बैलेंसिंग लेंथ का है, सारा खेल किसका है, बैलेंसिंग लेंथ का है। तो आप प्रैक्टिकली जब आप इसको परफॉर्म करोगे तो मेरे पास बैलेंसिंग लेंथ जो है वो कितनी आएगी, यहां पर जो भी आएगी 10 मीटर के आसपास आनी ही होगी, तभी मेरा 10 वोल्ट के आसपास रिजल्ट मिलना है मेरे को। अब देखो एक्चुअल में होता क्या है, अब यहां पर होता क्या है कि यहां पर जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है, ये जो अपन जब रीडिंग लेते हैं तो अपन क्या बोलते हैं कि गैल्वेनोमीटर के अंदर जीरो करंट, मतलब इस पाथ पर कोई करंट फ्लो नहीं होती है। इधर तो करंट फ्लो हो रही है, इधर तो करंट फ्लो हो रही है, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, क्योंकि ये क्लोज पाथ बन रहा है, यहां तो करंट फ्लो होगी। द सेम वे यहां पर भी करंट फ्लो होगी, लेकिन यहां से लेकर इस पाथ में और इस पाथ के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, ठीक है। तो यहां से अगर आप देखो कोई करंट फ्लो नहीं होगी, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये जो भी करंट आ रही है, तो यहां से ये जो पोटेंशियोमीटर है इट डज नॉट ड्रॉ एनी करंट, ये कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करता है। आई कितना हो गया मेरे पास 0, ये करंट घूमकर इधर आई कितना हो गया मेरे पास 0, है ना। ये कोई करंट अगर देखो, ये अगर कुछ करंट ड्रॉ करता है, यहां से करंट जाती, ये वाली करंट इधर से आती, दोनों मिलकर इसमें फ्लो होती, और दोनों मिलकर अगर इसमें फ्लो होती तो कहीं ना कहीं बैलेंसिंग लेंथ अपनी 10 मीटर पे नहीं आती, कभी भी 10 मीटर नहीं आता। क्यों? क्योंकि करंट जैसे ही चेंज होगी तो ए और जे पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअल 10 वोल्ट आना चाहिए था वो 10 वोल्ट नहीं आता करंट के चेंज होने की वजह से, तो जे पॉइंट आपका इधर उधर शिफ्ट हो जाता, तो बैलेंसिंग लेंथ कुछ और निकल के आती अपनी। तो जैसे बैलेंसिंग लेंथ चेंज होती है आपका वोल्टेज चेंज हो जाता। तो सिंपल रीजन इज व्हाट कि भाई जो पोटेंशियोमीटर होता है इज ऑलवेज प्रेफर टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस सिंस पोटेंशियोमीटर डज नॉट ड्रॉ एनी करंट वाइल टेकिंग मेजरमेंट, है ना। तो इसमें इसका सिंपल सा रीजन क्या हो गया कि पोटेंशियोमीटर does not draw any current, when measurement is done। जब भी मेजरमेंट आप करते हो तो उस केस में क्या होता है, कोई भी ड्रॉ नहीं करता, जबकि वोल्टमीटर जो होता है वो क्या करता है, कुछ करंट ड्रॉ करता है, उसकी वजह से उसका मेजरमेंट एक्चुअल मेजरमेंट के आसपास नहीं आता है। समझ में आ गया? चलो अब अपन न्यूमेरिकल करते हैं, इसको लिख लो आप जल्दी से। अब न्यूमेरिकल करते हैं अपन, बढ़िया न्यूमेरिकल पे आते हैं फटाफट। देख हाँ पहला प्रश्न देखो आप यहाँ पर, ये मेरा ए बी वायर है ना, पोटेंशियोमीटर वायर है, ये मेरे पास ईएमएफ हो गया, ये की ऑन है, ये ईएमएफ ई ले लिया मैंने, ठीक है। ये गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, देखो गैल्वेनोमीटर जैसे ही कनेक्टेड दिखता है सीधा समझ जाओ ये बैलेंसिंग लेंथ है, ये L1 और ये L2 है ना। गैल्वेनोमीटर मतलब सेकेंडरी सर्किट। मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं, इफ L1 एंड L2 ये क्या है, बैलेंसिंग लेंथ है किसके लिए, फॉर E1 एंड E2 रेस्पेक्टिवली। E1 और E2 के लिए बैलेंसिंग लेंथ है, तो कंपेयर करो तो कौन बड़ा होगा, कौन, मतलब इसमें आपको या ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको कि भाई E1 बड़ा होगा E2 से, E1 बड़ा होगा E2 से। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, क्या दोनों इक्वल होंगे? कल वाले कॉन्सेप्ट अगर आपने समझे होंगे तो समझ में आ जाएगा, या E1 या नन ऑफ दिस, या नन ऑफ दिस, कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो देखो अब यहां पर क्या दिया हुआ है, बैलेंसिंग लेंथ मेरे पास क्या है, L1 और L2 क्या है, दो बैलेंसिंग लेंथ है। L1 जो है विद रिस्पेक्ट टू E1 है और L2 जो है वो विद रिस्पेक्ट टू E2 है।
मैंने आपको कल एक चीज़ बताई थी कि जितना ईएमएफ ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा बैलेंसिंग लेंथ आता है मेरे पास, उतना ही ज़्यादा बैलेंसिंग लेंथ आता है। अब यहाँ पर बैलेंसिंग लेंथ किसका, E2 का ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हो गया, सिंपली E2 विल बी ग्रेटर देन E1, है ना, क्योंकि L2 की वैल्यू ज़्यादा है। तो अपन ने कल देखा था कंपेरिजन कि E1 अपॉन E2 जो होता है वो क्या देखा था अपन ने, वो L1 अपॉन L2 के इक्वल होता है। मतलब EMF जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, बैलेंसिंग लेंथ के। तो यहाँ पर क्या है, L2 ग्रेटर देन, तो L2 ग्रेटर देन L1 है, इसलिए आपका E2 की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन क्या आएगी, E1 आएगी। सो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा, E2 विल बी ग्रेटर देन E1। समझ में आ गया, लिखो इसको आप, जल्दी करो जल्दी करो। फिर अगला सवाल नंबर 2 करते हैं अपन। सवाल नंबर 2, यार दूसरे वाले कपड़े से मिटाऊँ, हाँ इससे अच्छा मिट रहा था कल, नहीं एक जैसे ये दोनों भाई भाई हैं। कपड़े चेंज करके परेशान हो गया हूँ मैं भाई, काला कलूटा रह जाता है हमेशा, ये मिटता नहीं है। देख हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 2 देख। क्वेश्चन क्या है, अपने पास वही पोटेंशियोमीटर वायर A B, यहाँ पर क्या ले लेता हूँ मैं, सपोज़ ये 20 वोल्ट है और ये आपका 2 ओम है और ये आपका 2 वोल्ट है, गैल्वेनोमीटर J पॉइंट, ठीक है, और ये आपका इसका लेंथ जो है वो 10 मीटर है और इसका जो रेजिस्टेंस है इस वायर का वो भी 10 ओम है, ठीक है। आपको मालूम करना है फाइंड बैलेंसिंग लेंथ। आपको बैलेंसिंग लेंथ मालूम करनी है, बैलेंसिंग लेंथ मालूम करनी है। हाँ भाई देख, बैलेंसिंग लेंथ मालूम करने का क्या तरीका, फंडा क्या है, सिंपल, आपको VAB सबसे पहले पता होना चाहिए, तभी आप बैलेंसिंग लेंथ के बारे में मालूम कर पाओगे। सबसे पहला काम आप क्या करो, VAB देखो, है ना। बैलेंसिंग लेंथ क्या होगी आपकी, ये होगी ना, इसको अगर मैं x बोल दूँ तो ये x मालूम करना है एक तरीके से, ये होगा या ये होगा, क्या होगा, समझो, समझने की कोशिश करो। बहुत सारे लोगों को तो एक लाइन के अंदर आंसर भी, आप तक आंसर भी आ गया होगा। देखो समझो, अब देखो यहाँ पर अगर ये 20 वोल्ट का सेल है, अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पर 0 वोल्ट है तो यहाँ पर भी क्या होगा 0, तो यहाँ पर भी क्या होगा 0। अगर यहाँ पर 0 है तो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पर क्या होगा, हमेशा डिक्रीज होके जाता है। पॉजिटिव से नेगेटिव जाओगे तो मतलब यहाँ पर कितना आएगा -2, मतलब यहाँ पर भी कितना आएगा -2। तभी तो गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन 0 आएगा, तभी तो गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन 0 आएगा। मतलब वायर के ऊपर एक किसी भी एक पॉइंट पर जहां पर पोटेंशियल -2 वोल्ट अगर मिल जाए तो उसी वक्त गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन 0 आ जाएगा। जो समझ में आ रहा है ना, गैल्वेनोमीटर के दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होना चाहिए, इक्वल सेम होना चाहिए, तभी तो इसके अंदर करंट फ्लो नहीं होगी। मतलब जो कि J पॉइंट जहां पर भी टच करोगे वहां पर पोटेंशियल आपका नेगेटिव होना चाहिए। अब देखो, आप ऊपर चलते हैं, ये 0, ये मेरे पास कितना हो गया, सेल के इधर कितना होगा 20। अब यहां पर कितना आएगा वो मैं देख लेता हूं। तो यहां पर देखने के लिए अपन निकाल लेते हैं, देखो VAB, अगर मुझे VAB पोटेंशियल निकालना है VAB का, तो देखो VAB कितना आएगा, VAB आएगा आपका, समझो कितना आएगा VAB, इसका रेजिस्टेंस, ये दोनों सीरीज में होते हैं हमेशा। कल मैंने एक क्वेश्चन करवाया था मैंने छोटा सा कि भाई पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपको मालूम करना आना चाहिए। तो सिंपल आपका इसका सीरीज कॉम्बिनेशन सॉल्व करते हो, 2 ओम और ये वाला रेजिस्टेंस, तो इसका रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम अपन टोटल रेजिस्टेंस कितना है 10 + 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय टोटल वोल्टेज कितना 20। तो ये आ गया मेरे पास 200 डिवाइडेड बाय 12, 4 से काट दिया, 4 पंजे 20, 0 4 से काट दिया 3, तो ये आ गया 50/3। तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 16.6 वोल्ट। सही लिखा क्या मैंने, 1648, ठीक है, 16.6 वोल्ट। इसका मतलब अगर यहां पर 0 है तो डेफिनेटली इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना आएगा 16.6 वोल्ट आएगा, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस मेरा AB वायर पर 16.6 बनेगा, 16.6 बनेगा। समझ आ रहा है। अब यहां पर 0 है, यहां पर 16.6 है, तो 0 से 16.6 के बीच में कहीं नेगेटिव पोटेंशियल आ सकता है क्या,
नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। इसका मतलब यहां पर नल, इसका मतलब यहां पर बैलेंस, मतलब नल पॉइंट आएगा ही नहीं है, मतलब नल पॉइंट नॉट पॉसिबल। और इसका डायरेक्ट अगर मैं एक और चीज बताऊं देखने का, भाई जब मैंने आपको बताया था पोटेंशियोमीटर वायर के किसी एक टर्मिनल पर सारे के सारे जो सेल होते हैं उनके सेम पोटेंशियल एक साथ कनेक्ट होने चाहिए। अब इसका तो नेगेटिव कनेक्ट कर रखा है और इसका पॉजिटिव कनेक्ट कर रखा है अपन ने यहाँ पर, तो सीधा क्वेश्चन में सीधा आप यहाँ पर ठोक सकते हो कि भाई ये पॉसिबल ही नहीं, बैलेंसिंग पॉइंट ही नहीं आएगा यहाँ पर। क्लियर, बैलेंसिंग पॉइंट ही नहीं आएगा यहाँ पर। करो जल्दी लिखो इसको, फिर अगला प्रश्न करते हैं अपन, बढ़िया सब धमाकेदार, जल्दी लिखो। एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन करवाता हूँ मैं आपको, एक एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन करता हूँ बढ़िया सा। यार एग्जाम मेरे को तो क्या क्वेश्चन याद रहते हैं, अब कौन से एग्जाम में कहाँ आया बस, लेकिन एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है और एनसीईआरटी में भी इस तरह का क्वेश्चन है लगभग। देख क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ, आपको एक सर्किट दिया हुआ है, सर्किट आइडेंटिफाई करना कौन सा है, ये ए बी, और ये मेरे पास ये ईएमएफ है, और ये रियोस्टेट है, ये सेल ईएमएफ है, यहाँ पर E1 है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये R हो गया, ये कैपिटल R हो गया, और यहाँ पर गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करके एक चौकी J मैंने कनेक्ट कर दी। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया, पहली बात तो सर्किट को देख के क्या लग रहा है, कौन सा सर्किट है ये सर्किट कौन सा अपन ने कल क्या पढ़ा था, ये सर्किट आपके पास क्या है, किसी भी, ये अगर सेल है ये प्राइमरी सर्किट हो गया। हमेशा प्राइमरी सर्किट जिसके अंदर नोन होते हैं वो प्राइमरी सर्किट होता है, अननोन जो होता है वो हमेशा वो अपना क्या होता है, सेकेंडरी सर्किट होता है। तो इस सेकेंडरी सर्किट के अंदर अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो मुझे स्मॉल आर, ये जो सेल है, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आपको मालूम करने का ये सर्किट डायग्राम है। अब इंटरनल रेजिस्टेंस अगर आपको मालूम करना है, एक सिंपल सा फंडा क्या है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फंडा क्या क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ये आर की वैल्यू दी हुई है आपको कि इफ कैपिटल आर अगर इनफाइनाइट है तो उस केस में जो बैलेंसिंग लेंथ है वो दे रखी है आपको 3 सेंटीमीटर, और अगर आर की वैल्यू कितनी 9.5 ओम अगर मैं कर दूं तो बैलेंसिंग लेंथ कम होगी बढ़ेगी, सोचो इसको। आर को अगर मैं इनफाइनाइट कर रहा हूं मतलब ये ओपन कर रहा हूं मतलब एक्चुअल में यहां पर बैलेंस कौन होगा, ईएमएफ होगा, कल अपन देख चुके हैं, क्योंकि यहां पर सेल जो होगा वो ओपन टर्मिनल होगा। लेकिन जैसे ही मैं आर की वैल्यू कुछ प्लेस करता हूं यहां पर, तो क्लोज टर्मिनल हो गया, और क्लोज टर्मिनल होगा तो सेल के टर्मिनल पर जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो ईएमएफ के बराबर नहीं आएगा, वो क्या होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो डिस्चार्जिंग कंडीशन में हमेशा ईएमएफ से छोटा होता है। तो सेकंड कंडीशन में जब आर कनेक्ट होगा तो बैलेंसिंग लेंथ क्या आएगी, कम आएगी, क्योंकि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आपका कम हो गया। अरे समझ में आ रहा है, तो यहां पर क्या होगा, तो उसको बैलेंसिंग इक्वेशन में दी हुई है आपको 2.85 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि फाइंड स्मॉल आर, आपको फाइंड करना है, स्मॉल आर आपको फाइंड आउट करना है। तो कल वाले अगर आपको कल ध्यान हो, कल अपन ने किया था कि भाई क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिया हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस का एक्सपेरिमेंट अगर आपको ध्यान हो, पहले आप क्या करते हो, यहां पर एक की थी, बस इसने की नहीं दी है, यहां पर की होती थी, अगर आपको ध्यान हो सर्किट के अंदर की होती थी। इस की को अगर मैं ओपन कर दूंगा, तो एक तरीके से क्या हो गया, इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस जो पैरेलल में रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या हो गई, इनफाइनाइट। बस ने की नहीं देके क्या बोल दिया कि इस आर की वैल्यू अगर इनफाइनाइट हो जाए, मतलब एक ही बात हो गई ना, आर की वैल्यू इनफाइनाइट बोलो या की को ओपन करो, एक ही बात है। और उस कंडीशन में जो भी मेरे पास जो बैलेंसिंग लेंथ आती है उसको अपन L1 बोल रहे थे, मतलब यहां पर L1 दिया हुआ है, क्वेश्चन में L1 दिया हुआ है कितना, 3 सेंटीमीटर। और जैसे ही आर को, जब आर की वैल्यू कुछ आती है इसका मतलब की क्लोज करते हो, और जब की क्लोज करते हैं तो उस वक्त मेरे पास जो लेंथ होती है, बैलेंसिंग लेंथ वो होती है, उसको अपन ने बोला था L2, और ये L2 दिया हुआ है 2.85 सेंटीमीटर। और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू जो भी अपने यहां पर लगाई है वो कैपिटल आर, वो होता है मेरे पास 9.5 ओम जो दिया हुआ है यहां पर। बस यहां से इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला डायरेक्ट पता है आपको, क्या था कल फॉर्मूला की, R L1/L2 -1। आर की वैल्यू कितनी है 9.5, L1 कितना हो गया 3,
इसको मीटर में चेंज करने की जरूरत नहीं क्योंकि दोनों सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गया 9.5, ये हो गया 3 माइनस 2.85 डिवाइडेड बाय 2.85, हे भगवान, 9.5 अपॉन 2.85 मल्टीप्लाइड बाय, ये कितना बच गया, 0.15 बचा क्या, ये 0.15 बच गया। इसको पॉइंट से पॉइंट हटा दिया मैंने, ओहो बहुत टफ है काम भाई। ये हो गया 100, अब उड़ाओ इसको यहाँ से, 15 एकम 15, ये 15 से कट जाएगा, 15 एकम 15, 15 नम 135, 19, 19 पंजे 95, 50, 50 से काट दिया 2, तो ये आ गया 0.5। क्या निकालना था, इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू हमेशा 1, 2, 3 ओम, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम। तो हमेशा जब भी आंसर अगर आपका 100-200 ओम आ जाए, इसका मतलब कुछ ना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है, ये हमेशा ध्यान रखना। ऑलराइट, चलो जल्दी लिखो इसका। अगला प्रश्न करते हैं अपन, अगला पढ़ाओ, क्वेश्चन नंबर 4 का, जल्दी लिखो। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था ना, एग्जाम में ये वाला अभी जो क्वेश्चन किया अपन ने, एक और एग्जाम है अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ वो भी एग्जाम में आया हुआ, बस मैं डेटा थोड़ा चेंज कर रहा हूँ ताकि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, उसका डेटा मैंने बस इसका डेटा चेंज कर दिया है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो आप, कि आपके पास वही डायग्राम दिया हुआ है ना, ये पोटेंशियोमीटर ए बी, पोटेंशियोमीटर वायर हो गया, इस वायर के पैरामीटर आपको दिए हुए हैं, वायर 6 ओम का है और 10 मीटर लेंथ का है, ये समझ में आ गया होगा, ऐसे लिखा हुआ है। और यहाँ से आपके पास एक्सेल 20 वोल्ट का सेल है और सीरीज में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है आपके पास, और सीरीज रेजिस्टेंस जो है वो कितना है, 4 ओम कनेक्टेड है। यहाँ से आपके पास एक ईएमएफ है, कितना, 15 वोल्ट का ईएमएफ सेल कनेक्टेड है, और इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, और यहाँ से गैल्वेनोमीटर है, और ये जो कि जे पॉइंट यहाँ पर कनेक्टेड है। इंटरनल रेजिस्टेंस आर बराबर ले लिया आपने 2 ओम। ठीक है, आपको फाइंड करना है क्या है, आपको बैलेंसिंग, आपको मालूम करना है, फाइंड बैलेंसिंग लेंथ विद रेस्पेक्ट टू 15 वोल्ट, है ना, 15 वोल्ट, क्योंकि ये मेरा सेकेंडरी सर्किट है ना, जहाँ पर गैल्वेनोमीटर होता है वो अननोन होते हैं, ये मुझे मालूम करना है। देखो, जब भी आपके पास बैलेंसिंग लेंथ आपको मालूम कर रही हो, सबसे पहला काम क्या करेंगे आप, सबसे पहला आप क्या काम कर ले, आवाज आ रही है ना, सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, हमेशा VAB पे पोटेंशियल डिफरेंस देख लो आप। VAB पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस EMF से हमेशा ज्यादा होगा, तो आप फिर उसके बाद आगे बढ़े। आप सबसे पहला काम हमेशा यही करें कि AB पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और एक और चीज मैंने क्या बताई थी कि टर्मिनल सारे नेगेटिव एक साथ एक जगह कनेक्ट होने चाहिए और पॉजिटिव एक साथ एक जगह कनेक्ट होने चाहिए। तो यहाँ पर इसका भी नेगेटिव और इसका भी नेगेटिव कनेक्टेड है, चलो कोई दिक्कत नहीं, मतलब चांसेस है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन VAB देख लेते हैं, VAB निकाल लेते हैं अपन। देख VAB क्या आएगा, अगर मैं VAB यहां पर लिखूं तो VAB आएगा, हमेशा VAB निकालना है इस क्लोज पाथ से, इसको भूल जाओ सेकेंडरी को, हमेशा VAB इस पाथ से निकालना है। ठीक है, तो VAB जब निकालोगे तो इसका रेजिस्टेंस कितना है, 6 ओम डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 6 + 4 एंड मल्टीप्लाइड बाय टोटल वोल्टेज जिसको आप डिवाइड कर रहे हो, है ना, वोल्टेज डिवीजन रूल, सिंपल, इसका और इसका सीरीज कॉम्बिनेशन लेके सॉल्व किया है। तो ये आपके पास कितना आ गया, 6 और 2 10, 10 दूनी 20, 6 दूनी 12 वोल्ट, तो ये हो गया 12 वोल्ट। अब ये 12 वोल्ट हो गया, तो VAB, तो ये अगर मेरे पास क्या, सपोज ये 0 पर है, तो ये मेरे पास कितने पे आ जाएगा, 12 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, तो VAB, तो ये आ जाएगा 12 वोल्ट। अब ये मेरे पास 0 पर है, इसके राइट में नेगेटिव से पॉजिटिव जाओगे, पोटेंशियल बढ़ेगा मेरा, ये 15, तो J वाला पॉइंट भी मेरा कितना आना चाहिए, 15 वोल्ट पे आना चाहिए, तभी जाके इसके अंदर करंट 0 होगी और नल डिफ्लेक्शन आएगा। अब यहां पर आप देख पा रहे हो, समझ में आ रहा है ना, दोनों पोटेंशियल सेम होंगे तभी तो नल डिफ्लेक्शन आएगा, करंट कोई फ्लो नहीं होगी। अब यहां पर 0 से 12 वोल्ट के बीच में 15 वोल्ट पॉसिबल है क्या, एक 15 वोल्ट का पोटेंशियल आप यहां पर देख पाओगे क्या, कभी नहीं देख पाओगे, मिलेगा ही नहीं आपको, यहां पर मिलेगा ही नहीं यहां पर। तो यहां पर क्या है, तो नल पॉइंट, नल डिफ्लेक्शन इज नॉट पॉसिबल। अरे भाई समझ में आया को, नल डिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया हो, जल्दी लिखो, लिख डालो, फिर अगला प्रश्न करते हैं अपन। और चल भाई चल, अगला प्रश्न देख, एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन था ये वाला भी, बस मैं थोड़ा सा डेटा मैंने चेंज किया है। अगला क्वेश्चन एक और देख रहा हूँ, ये जेई के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। अरे ईयर वगैरह मैं याद नहीं रखता, बस जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर मिला हुआ है।
जितने भी क्वेश्चन है ऑलमोस्ट सारे एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन ही करवाता हूं मैं, बस थोड़ा डेटा चेंज कर देता हूं ताकि आपका एक्चुअल क्वेश्चन क्या प्रैक्टिस क्वेश्चन बन जाए, है ना, आपके प्रैक्टिस के लिए ठीक रहे। चलो क्वेश्चन नंबर देखो आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। यार मैं पोटेंशियोमीटर बना बना के थाकी की हो रही, हे भगवान, ये ए, ये बी, और ये आपका 48 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, और ये आपको दिया हुआ है 2 ओम, और यहाँ से ये कनेक्ट हो गया, इसका डेटा दिया हुआ है 10 ओम और 10 सेंटीमीटर। ये समझ में आ गया होगा, 10 ओम 10 सेंटीमीटर का मतलब समझ में आ गया होगा। आपके पास एक ईएमएफ है ई, एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये गैल्वेनोमीटर हो गया, और ये जे पॉइंट हो गया। आपको मालूम क्या करना है, इफ नल रिफ्लेक्शन, if galvanometer shows no deflection, galvanometer shows no deflection कहाँ पर, at 5 सेंटीमीटर, at 5 सेंटीमीटर, then find value of EMF E। EMF की वैल्यू मालूम करनी है, EMF की वैल्यू मालूम करनी है, बहुत ही बढ़िया। हाँ चल, मैंने सबसे पहले एक ही चीज़, हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ, सबसे पहले VAB निकाल के रख दो आप, ताकि आपको एक्चुअल कंडीशन पता चले। VAB, क्योंकि VAB कहीं ना कहीं काम आता है हमेशा, VAB का काम पड़ता ही पड़ता है VAB। तो VAB निकालें अपन, तो देख क्या आएगा, VAB देखते हैं अपन कितना आ रहा है। VAB निकालने का सिंपल तरीका मैं बता चुका हूँ। VAB क्या आएगा, इसका रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 10 + 2 12 एंड मल्टीप्लाइड बाय जिस वोल्टेज को आप डिवाइड कर रहे हो 48, 12 चौक 48, 12 4 जा 48, कितना हो गया मेरे पास ये 40 वोल्ट। अगर VAB 40 वोल्ट हो गया तो सिंपल इसका क्या मतलब हो गया, अगर ये वाला पॉइंट मेरे पास 0 पर है ना, 0 क्यों है, क्योंकि इसको 0 ले लिया है मैंने, है ना, तो इसके राइट में यहाँ पर कितना हो जाएगा 48, और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 40 वोल्ट आया है। इसका मतलब अगर ये 0 पे है तो ये वाला पॉइंट आपका कितने पे होगा, 40 वोल्ट पे होगा, 40 वोल्ट पे होगा। अब मुझे E निकालना है, तो E के लिए वर्किंग प्रिंसिपल क्या बोलता है, वर्किंग प्रिंसिपल यही बोलता है ना कि भाई जो यहाँ पर क्या है, जब मेरे पास नल डिफ्लेक्शन आएगा तो E किसके बराबर हो जाएगा, एट बैलेंस कंडीशन E विल बी इक्वल्स टू व्हाट, K मल्टीप्लाइड बाय बैलेंसिंग लेंथ, K मल्टीप्लाइड बाय बैलेंसिंग लेंथ। यही तो करते हैं, E इक्वल्स टू KX बोल दो, KL बोल दो, जो भी करना है। और K क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे निकालना है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है मेरे पास वायर का पोटेंशियल डिफरेंस, पूरे वायर पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, और पूरे वायर की लेंथ ले लो आप, वायर की लेंथ को मैं L से लिख रहा हूं, तो ये तो हो गया मेरे पास K, और बैलेंसिंग लेंथ जो दे रखी है मेरे को वो किस में दे रखी है, सेंटीमीटर में दे रखी है, तो मल्टीप्लाइड बाय 5, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में। अब VAB अपन ने निकाला था अभी, कितना है VAB, कितना आया था 40, तो 40 डिवाइडेड बाय L कितना हो गया 10 एंड मल्टीप्लाइड बाय 500, तो कितना आ गया मेरे पास, ये आ जाएगा 20 वोल्ट। अरे समझ में आ रहा है, सिंपल। तो EMF निकालने का सिंपल सा क्या हो गया, ये तरीका हो गया। जल्दी लिखो फिर आगे बढ़ते हैं अपन इसको। हाँ कर लिया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसी के अंदर मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, देख क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करते हैं। आपके पास क्या दिया हुआ है, ये 10 वोल्ट का सेल है, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस और कनेक्टेड है पैरेलल में, कितना ले लो आप इसको, 4 ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है इसके। इतना सा चेंज किया है ना EMF। अब गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या दे रखा है, इफ गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन एट 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, तो आपको मालूम करना है फाइंड। अब E की जगह मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस पूछ लिया, फिर समझो सर्किट डायग्राम दिया हुआ है आपको, सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, आपको क्या मालूम करना है, अगर गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो कर रहा है कहाँ पर, जब 2 सेंटीमीटर, एट 2 सेंटीमीटर, ठीक है, तो आपको मालूम करना है फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना। फॉर्मूला कोई भी कभी भी एक्चुअली हमेशा क्या है, एक हमेशा फिजिक्स के अंदर एक जनरल चीज़ है कि हमेशा जो भी डेरिवेशन होता है वो हमेशा आप लोगों को लगता है बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है,
डेरिवेशन किस तरह से हुआ हमेशा याद रखें आप, डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला कभी भी ध्यान मत रखें। अभी यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस का आपको मालूम करना है, आपने फॉर्मूला याद कर लिया, क्या है, कैपिटल R मल्टीप्लाइड बाय L1 अपॉन L2 माइनस, है ना। तो हमेशा खाली फॉर्मूला से कुछ नहीं होता है, आपको मेन कॉन्सेप्ट क्या है वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए, वो आपको तभी समझ में आएगा जब आपने उस डेरिवेशन को देखा होगा। तो सारे डेरिवेशन आपके दिमाग में होने चाहिए, है ना। और क्वेश्चन जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो उतना आपकी एफिशिएंसी आती चली जाएगी, उतना स्पीड अप करते चले जाएंगे, तो आपका पेपर के अंदर जो अटेम्प्ट, जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो अटेम्प्ट कर पाएंगे आप वो ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएंगे। ये फिक्स तरीका होता है, एक मूल सूत्र है, मूल मंत्र है किसी भी एग्जाम को निकालने का। देख अब मुझे यहाँ पर देख क्या दिया हुआ है, अब इसने गैलोमीटर ने बोला हुआ है डिफ्लेक्शन कहाँ नहीं आ रहा है, 2 सेंटीमीटर पर डिफ्लेक्शन 0 आ रहा है। इसका मतलब अब यहाँ पर बैलेंस क्या होगा, पहली बात तो यहाँ पर बैलेंस क्या होगा, देख सिंपल सी बात समझना, जब सिर्फ सेल था तो उस समय ईएमएफ बैलेंस होता है, जब सेल के पैरेलल में रेजिस्टेंस आ जाता है तो उस वक्त टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बैलेंस होता है ना, क्योंकि क्लोज पाथ आ गया, क्योंकि सेल के टर्मिनल पर क्लोज टर्मिनल कंडीशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो यहां पर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो बैलेंस होगा। तो एक कंडीशन सीधी समझ में आती है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं मैं सीधा, K मल्टीप्लाइड बाय बैलेंसिंग लेंथ, ये लिख सकते हो अपन। तो V, अब V कितना होगा यहां पर, अब V मुझे मालूम करना है। अब V के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, V क्या होगा, यहां से करंट फ्लो होगी सपोज I, ये करंट यहां पर जाएगी I, क्योंकि इधर तो डिफ्लेक्शन 0 है, नल डिफ्लेक्शन सारी करंट इधर ही घूमेगी I, क्योंकि यहां पर भी क्या है, यहां पर भी मेरे पास करंट 0 है, क्योंकि सारा इधर से जो करंट आ रहा है वो इधर फ्लो हो रहा है, सिंपल सी बात है। तो यहां पर जो भी करंट फ्लो होगा I वो सीधा यूं गोल गोल घूमेगा। तो इस V, ये V किसके इक्वल होगा, V मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, जो किसके बराबर होगा, करंट I मल्टीप्लाइड बाय दिस रेजिस्टेंस 4 ओम, IR इक्वल्स टू K निकालने के लिए मैंने आपको हमेशा बोला है VAB निकाल के रख दो, हालांकि इस बार नहीं निकाला, निकाल लेते हैं। देखो VAB हालांकि अपने को पता है 40 वोल्ट आएगा, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन से ही लिया है मैंने। तो VAB इक्वल्स टू क्या हो गया, इसका रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 10 प्लस सीरीज में कितना है 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय 48। तो ये मेरे पास 40 वोल्ट हो चुका है, ये समझ में आ गया। तो यहां से अब K लिखोगे आप, K क्या होता है आपका VAB, ये लिखना आ गया होगा, K होगा आपका VAB मतलब 40 डिवाइडेड बाय इसकी लेंथ, जितना पोटेंशियल डिफरेंस लोगे वो कितनी लेंथ पर है वो तो उसी लेंथ से डिवाइड करना है। तो मैं 40 वोल्ट अगर मैं ले रहा हूं तो उसके नीचे लेंथ कितनी है, इस वायर की लेंथ कितनी दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर। हमेशा ध्यान रखें यहां पर भी सेंटीमीटर और यहां पर भी सेंटीमीटर है, कभी मीटर सेंटीमीटर करके कंफ्यूज भी कर देता है, तो ध्यान रखना दिमाग में एकदम। तो दोनों सेंटीमीटर में आ गए, तो ये K हो गया वोल्ट पर सेंटीमीटर में एंड मल्टीप्लाइड बाय बैलेंसिंग लेंथ कितनी है 2। तो इसको अब सॉल्व करो, मुझे क्या निकालना है, स्मॉल r निकालना है। तो ये 0 0 4 कैंसिल, I की वैल्यू आ गई 2। अब I कहां से निकालोगे आप, ये I जो है वो इस सर्किट का है। एक क्लोज लूप के अंदर करंट कैसे निकालते हैं अपन, EMF डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, ये सब करा रखा है मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। 4 प्लस R इक्वल्स टू कितना हो गया 2, तो 2 5 जा 10, तो ये हो जाएगा मेरे पास 5 इक्वल्स टू कितना हो गया, है ना, उधर जाएगा मेरे पास 4 प्लस R, अरे सही लिखा है 5 इक्वल्स टू 4 प्लस R। तो R की वैल्यू कितनी आ गई, देखो इंटरनल रेजिस्टेंस फिर आ गया मेरे पास 1 ओम के आसपास। कुछ भी मिस्टेक करोगे रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा आ जाएगी। तो डेटा इसी तरीके से दिया जाता है ताकि आपके पास क्या इंटरनल रेजिस्टेंस आपका हमेशा 0 पॉइंट में या 1 2 3 ओम से ज्यादा कभी भी नहीं आएगा, रेयरली आएगा। लिखो इसको, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 था आपका, है ना, क्वेश्चन नंबर 6। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। इसी में थोड़ा सा और चेंज करेंगे अपन, थोड़ा सा चेंज करेंगे इधर अपन, हाँ, क्योंकि ये तो आपको कैलकुलेट करना आ गया ना, ये तो कैलकुलेट करना आ गया। ये तो कैलकुलेट करना आ गया ना भाई। चल ये थोड़ा और चेंज करो, क्या थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। एक काम कर, चल थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, इसी बहाने प्रैक्टिस भी हो जाएगी। 36 वोल्ट चल कोई रोक सगी रगली, चल जल्दी लिखो अगला। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको, एक सेल एक रेजिस्टेंस, एक सेल एक रेजिस्टेंस, ये दे रखा है आपको 10 वोल्ट और 3 ओम, और ये ले लो आप, कितना लोगे, इसको ले लो आप 2 वोल्ट और 1 ओम।
ठीक है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, यहाँ से गैल्वेनोमीटर आ गया और ये जुगाड़ जो कि जे। चल भाई ये 48 नहीं है, करें आगे बढ़े। चलो भाई आगे बढ़े। आपको क्या मालूम करने का है? आपको बैलेंसिंग लेंथ मालूम करनी है। क्या मालूम करना है आपको? फाइंड बैलेंसिंग लेंथ। इस सर्किट के अंदर आपको बैलेंसिंग लेंथ क्या आएगी वो मुझे मालूम करनी है। देखो अब इस क्वेश्चन में जब भी आपके पास बहुत ज़्यादा बैटरी आ जाती है आप घबरा जाते हो, तो कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। सिंपल क्या करो, इसको एक सेल बना सकते हो ना आप। पैरेलल कॉम्बिनेशन ग्रुपिंग ऑफ सेल मैंने पढ़ाया था। ग्रुपिंग ऑफ सेल के अंदर आपको ध्यान होगा, अगर मेरे पास ये दो सेल अगर पैरेलल में है ना, ये E1 R1 है, ये E2 R2 है, तो इसको आप किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो? एक सिंगल सेल और एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट कर सकते हो, E इक्विवेलेंट और ये R इक्विवेलेंट। तो इसका फॉर्मूला मैंने बताया था कि जो E इक्विवेलेंट होता है वो क्या होता है? E1 R2 प्लस E2 R1, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, ये इक्विवेलेंट होता है आपका। तो फाइनल रख लो आप ये, बस यहाँ से यूज करो। और R इक्विवेलेंट क्या होगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट तो अपने को पता ही है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 होता है। ठीक है, तो यहाँ से इसका सबसे पहले इक्विवेलेंट सेल बनाओ, है ना। तो इसका इक्विवेलेंट सेल बनेगा, क्या बनेगा देखो, है ना, ये वाला सेल। तो E इक्विवेलेंट में लिखता हूँ यहाँ पर सबसे पहले मैं, है ना। E इक्विवेलेंट देखते हैं अपन, तो E इक्विवेलेंट आएगा क्या? ये वाला सेल और इस दूसरे वाले सेल का रेजिस्टेंस। तो 10 इंटू 1 प्लस ये वाला सेल और इसका रेजिस्टेंस, वही लिखा है मैंने, देख लो वहाँ पर। तो 2 इंटू 3 एंड डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1, तो ये कितना आ गया मेरे पास? 10 प्लस 6 16, 16 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो गया? ये 4 वोल्ट। E इक्विवेलेंट कितना हो गया? 4 वोल्ट। अब देखो, अब E इक्विवेलेंट अगर मेरा 4 वोल्ट हो गया तो इसका मैं इक्विवेलेंट डायग्राम अगर मैं बनाऊं, है ना, इसका इक्विवेलेंट डायग्राम क्या बनेगा? यहाँ पर इसको हटा दूं अब मैं, है ना, समझ में आ गया? इसको हटा देता हूं मैं। देख अब यहां से मेरे पास क्या होगा? इसका इक्विवेलेंट डायग्राम, हाँ R इक्विवेलेंट भी लिख लेते हैं अपन। R इक्विवेलेंट कितना आएगा यहाँ से? R इक्विवेलेंट अगर आप लिखोगे R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, R1 R2 3 इंटू 1 अपॉन 3 प्लस 1 4, तो ये हो गया 0.75 वोल्ट। बस यहाँ से सॉल्व करो आप। तो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम अपन वापस बना देते हैं, या इसको मिटा दूं? ले यार तुम भी यार बड़ा डिटेल में करोगे, मानोगे नहीं। मतलब ये A, ये B, यहाँ पर मेरे पास क्या आ गई? ये सेल, ये रेजिस्टेंस, और ये दोनों 10 ही है ना, 10 ओम 10 सेंटीमीटर 2 ओम 36 वोल्ट। ऑल राइट। और यहाँ से मेरे पास एक सिंगल सेल जो आएगा वो ऐसा आएगा, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा, गैल्वेनोमीटर आ जाएगा, और ये जो कि J। ऑल राइट। अब ये E इक्विवेलेंट कितना हो गया? 4 वोल्ट। तो 4 वोल्ट और ये हो जाएगा 0.75 ओम। बस अब क्वेश्चन सिंपल हो गया मेरा। सबसे पहले VAB निकाल लो, सबसे पहले VAB निकाल लो। तो VAB कितना होगा? VAB क्या होगा? VAB क्या होगा भाई? इसका रेजिस्टेंस कितना है? 10 ओम डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस 10 प्लस 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय टोटल वोल्टेज जिसको आप डिवाइड कर रहे हो। तो ये हो गया 12 तिया 36। सही लिखा क्या? 30 वोल्ट। अब मैं सही लिख दिया क्या? 10 डिवाइड बाय 10 प्लस 2 इंटू 36 बात बढ़िया। तो ये 12 36 30 वोल्ट VAB आ गया। अब ये VAB 30 आ गया, मतलब बैलेंस हो सकता है, क्योंकि VAB हमेशा इससे ज़्यादा होना चाहिए। सिंपल सा अपना फंडा है। ठीक है, 30 वोल्ट का मतलब क्या है? अगर ये पॉइंट 0 पर है तो ये वाला पॉइंट आपका कितना होगा? 30 वोल्ट पर होगा। तो ये 0 पर हो गया, तो ये वाला पॉइंट मेरा क्या होगा? 4 पे होगा। मतलब मुझे 4 ढूंढना है, मतलब मुझे क्या करना है? 4 ढूंढना है। अब मुझे क्या निकला? बैलेंसिंग लेंथ दिखनी है। तो सिंपल, यहाँ पर क्या सिंगल सेल होता है, मतलब ओपन टर्मिनल है, ओपन टर्मिनल पे EMF बैलेंस होता है। तो 4 वोल्ट को बैलेंस करोगे तो वर्किंग प्रिंसिपल क्या बोलता है? WP वर्किंग प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जिस EMF इक्वल्स टू क्या होगा? K मल्टीप्लाइड बाय बैलेंसिंग लेंथ KX, जो भी है X से लिख लो। तो EMF कितना है? 4, और K कितना होगा? K होगा मेरा VAB अपॉन इसकी लेंथ को मैं L लिख देता हूँ अपॉन L, और मल्टीप्लाइड बाय बैलेंसिंग लेंथ को बोल देते हैं अपन X, जो मुझे मालूम करना है।
तो कितना आ गया, तो 4 इक्वल्स टू वी ए बी अपन ने अभी लिखा था कितना आ गया 30, और बैलेंसिंग लेंथ सॉरी एल कितना है मेरे पास 10 सेंटीमीटर है, बहुत बढ़िया। x 0 0, तो x की वैल्यू कितनी होगी देख मेरे पास यहाँ पर, x आ जाएगा 4/3 मतलब 1.33 और सेंटीमीटर में ही आएगा। ये हो गया सिंपल। या यूनिटरी मेथड से भी निकाल सकते हो भाई, 30 वोल्ट कितना है, 10 सेंटीमीटर पे 30 वोल्ट है, तो 1 सेंटीमीटर पे कितना होगा, है ना, वैसे भी निकाल सकते हो। समझ में आ गया, जल्दी से लिख लो इसको, फिर अगला एक और प्रश्न करवाता हूँ मैं, बहुत बढ़िया सा शानदार। लिखो, अब मिटा देते हैं, बहुत देर हो गई। क्वेश्चन 8 हुआ क्या था, ये जो भी था भाई साहब, 7-8 जो भी देख लें, नंबरिंग पता नहीं यार अब क्या थी। हाँ, एक लैंग्वेज की फॉर्म में देता हूँ, चलो एक क्वेश्चन में, है ना, लैंग्वेज की फॉर्म में देता हूँ क्वेश्चन, जो भी है 8वां 7वां 8वां जो भी ले लेना। क्या दिया हुआ है, सेकेंडरी सर्किट के अंदर 2 सेल सीरीज में है। क्या बोल रहा हूँ, 2 सेल्स ऑफ EMF, 2 सेल्स ऑफ EMF E1 and E2 आर इन सीरीज। वो क्या है, सीरीज में है, और E1 की वैल्यू आपको दे रखी है ग्रेटर देन E2। सीरीज में है, सीरीज का मतलब बोला परफेक्ट सीरीज है, ठीक है, बैक टू बैक कनेक्टेड, मतलब समझ आया ना, सीरीज परफेक्ट सीरीज, उल्टा मतलब एक दूसरे की तरफ मुंह देखकर कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। 2 सेल्स ऑफ EMF E1 and E2 आर इन सीरीज इन सेकेंडरी सर्किट ऑफ potentiometer and balancing length comes out at, कितना ले लो आप, 900 ले लो, कुछ भी ले लो, 900 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या है, if E2 is reversed, E2 को उल्टा कनेक्ट कर दिया, मतलब रिवर्स कर दिया, देन बैलेंसिंग लेंथ इज, कितना लोगे, 300 ले लो, 300। देख कम क्यों आया, मैं इसको मैं 1200 क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्वेश्चन हमेशा हिसाब से बनते हैं, मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, मतलब दिमाग में चल रही कैलकुलेशन। भाई E1 और E2 सीरीज में है, मतलब दोनों जुड़ेंगे, समझो इसको, फील को समझो आप, जब जुड़ेंगे तो EMF बढ़ेगा, जब रिवर्स में कनेक्ट करोगे तो बैक टू बैक कनेक्ट होंगे तो माइनस होगा, और माइनस होती नेट EMF तेरा डाउन हो जाएगा, EMF डाउन होती बैलेंसिंग लेंथ डाउन होनी चाहिए, तो इसलिए मैं कम लिख रहा हूं यहां पर, है ना। तो मतलब क्वेश्चन आप बैठे बैठे क्वेश्चन बना भी सकते हो आराम से, बहुत सारी चीजें हैं, यू कैन बिकम अ वेरी गुड डिजाइनर ऑफ क्वेश्चंस। देख, तो बैलेंसिंग लेंथ इज 300 सेंटीमीटर, तो फाइंड, इसने क्या बोला कि फाइंड रेशियो E1 is to E2, E1 और E2 का रेशियो मालूम करना है, ठीक है। अब एक सेकेंडरी सर्किट बनाओगे, यहाँ पर सर्किट बनाओ। फर्स्ट केस देख, फर्स्ट केस दिया हुआ है आपको, फर्स्ट केस के अंदर क्या दिया हुआ है देख, सिंपल सा बनाऊंगा फटाफट, A B, ये ऊपर आपका प्राइमरी सर्किट है, सीधा कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, RH वारस देने दो। ये सेकेंडरी सर्किट में 2 सीरीज में कनेक्ट हो गई, ये गैल्वेनोमीटर आया और ये, तो यहाँ पर इसने बोला है बैलेंसिंग लेंथ कितनी आ रही है, 900 सेंटीमीटर आ रही है, ये E1 हो गया और ये E2 हो गया, समझ में। अब यहाँ पर मैं सीधा कंडीशन क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं कि E1 प्लस E2 बैलेंस कंडीशन पर क्या होगा, E1 प्लस E2 इक्वल्स टू K मल्टीप्लाइड बाय, ये बैलेंसिंग लेंथ है ना 900 सेंटीमीटर, K मल्टीप्लाइड बाय 900, ये मेरा पहला कंडीशन आ गया। दूसरे केस में क्या दिया हुआ, रिवर्स कनेक्टेड है, रिवर्स अगर कनेक्टेड है, किसको रिवर्स करा है वो भी देखना है आपको, रिवर्स, ये E हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पर, अब मैंने किसको रिवर्स किया, E2 को रिवर्स किया, समझो। अब यहाँ पर मैंने E1 ग्रेटर देन E2 क्यों बोला, देखो E1 बड़ा है E2 छोटा है, तो E2 को मैं रिवर्स करूंगा तो नेट EMF जो आएगा वो E1 माइनस E2 आएगा, तो नेट सिंबल कौन सा आएगा, ऐसा ही बनेगा, और ऐसा ही सिंबल बनना चाहिए, तभी मेरा बैलेंसिंग पॉइंट आएगा।
क्योंकि सारे पॉजिटिव एक जगह आनी चाहिए। अगर इसने लिख दिया होता इवन रिवर्स्ड, इवन रिवर्स मतलब इवन को उल्टा कर देते आप, इवन उल्टा मतलब बड़ा वाला सेल उल्टा, तो नेट ईएमएफ जो आता वो बड़े वाले सेल के हिसाब से आता, तो बैटरी का जो नेट ईएमएफ निकल के आता उसका सिंबल क्या होता, उल्टा हो जाता, तो नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्ट हो जाता। तो यहां पर फिर मेरा नल पॉइंट निकल ही नहीं पाता, तो इसलिए इसने E1 ग्रेटर देन E2 दिया इक्वेशन के अंदर। समझ आ रहा है? तो हर चीज काम की होती है इक्वेशन के अंदर, बस आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। देखो तो आगे क्या बोला, अब E2 इज रिवर्स्ड, ये लिखा है ना, चक्कर आने लगे, E2 इज रिवर्स्ड, तो E2 क्या हो जाएगा, E1 तो वही है, E2 को मैंने रिवर्स कर दिया, ये गैल्वेनोमीटर है और बैलेंसिंग लेंथ आपकी कितनी आ रही है, 300 सेंटीमीटर पे आ रही है, ये तेरा E1 हो गया और ये तेरा E2 हो गया। तो नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा, तो यहां पर लिखोगे आप बैलेंस कंडीशन पर E1 माइनस E2 इक्वल्स टू K मल्टीप्लाइड बाय 300, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। बस क्या करो, इसका डायरेक्ट रिजल्ट भी लिखवाया था मैंने आपको कल, इसका डायरेक्ट रिजल्ट भी लिखवाया था मैंने आपको कि E1 अपॉन E2 जो होता है वो लेंथ के सम के रेशियो में डिवाइड होता है ना। छोटा जो कल अपने देखा था E1 अपॉन E2 को अपने लिखा था, अगर E1 छोटा है तो ऊपर L1 माइनस L2 आएगा, अगर E1 बड़ा है तो ऊपर L1 प्लस L2 आएगा। कल इसका रिजल्ट मैंने बताया था, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो फाइनली जो E1 अपॉन E2 सॉल्व करोगे, E1 क्या है, बड़ा है ना, तो ऊपर आएगा L1 प्लस L2 और नीचे आ जाएगा, बड़े में से छोटे को माइनस कर लो, L1 माइनस L2, इसको मैं L1 बोल रहा हूं, है ना, और इसको मैं बोल रहा हूं L2। ये कल रिजल्ट अपन ने कंक्लूड किया था। अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो कुछ नहीं है यार, करवा दो क्या, जो लोग पहली बार देख रहे होंगे तो करवा देता हूँ भाई, ये रिजल्ट याद रख लो, देखो अभी आएगा, अभी निकाल के बता देता हूँ मैं आपको, L1 L2 की फॉर्म में ले लेता हूँ इसको मैं। तो देख फाइनली मेरे पास क्या आएगा, सिंपल 1 डिवाइड बाई 2 करो, तो 1 डिवाइड बाई 2 करोगे तो E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2 इक्वल्स टू L1 अपॉन L2 ले लेता हूँ, लास्ट में अपने L1 L2 की वैल्यू डाल देंगे, ये मैंने डेराइव करवाया था कल वैसे। तो E1 L2 प्लस E2 L2 इक्वल्स टू E1 L1 माइनस E2 L1, ठीक है। तो यहाँ से E1 कॉमन ले लें अपन, तो E1 उधर चला जाएगा, तो E1 कॉमन तो L1 माइनस L2 इक्वल्स टू, और E2 इधर आ गया, E2 कॉमन तो देखिए आ गया L1 प्लस L2, देख आ गया रिजल्ट वही मैं जो भी बोल रहा था। तो E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2, है ना। E1 बड़ा है, जो बड़ा है तो ऊपर प्लस, बड़े के लिए हमेशा बैलेंसिंग लेंथ बड़ी मिलेगी, छोटे के लिए हमेशा बैलेंसिंग लेंथ छोटी मिलेगी, ऐसे याद रख लो इस रिजल्ट को आप। तो E1 L1 प्लस L2, तो ये हो जाएगा 900 प्लस 300 और नीचे हो जाएगा 900 माइनस 300, ये हो जाएगा 1200 बटा 600, सही है क्या, 9 और 3 12, 9 में 3 गए 6, तो 12 बटा 6 क्या आ जाएगा, 2:1। भाई कैलकुलेशन देख लेना भाई यार, कुछ मिस्टेक कर दो तो माफ़ करना मेरे लाल। लिख लिया, लिख ले भाई, लिख ले जल्दी लिख लो, 2:1 रेशो आ गया। चल बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखो, लास्ट बस आज का अंतिम सवाल करते हैं, अच्छा सवाल भी है, तो उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे अपन, निपटेंगे। आज कलर कोडिंग नहीं करवा रहा हूँ यार मैं, कल मैंने सोचा था कलर कोडिंग भी हो जाएगी, बट लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए, मज़ा नहीं आएगा। कलर कोडिंग को सेपरेट ही करते हैं, कलर कोडिंग को कल ही करते हैं अपन, ताकि सेपरेट एक लेक्चर बन जाएगा, छोटा लेक्चर ही होगा कल वाला अपना, है ना। कलर कोडिंग देख, प्रश्न क्या दिया हुआ है आप देखें, क्वेश्चन दिया हुआ आपको क्या है, आपके पास क्या दिया हुआ है, सपोज ये 20 वोल्ट है और सेल जो भी है आई है, ये 5 ओम है और ये भी 5 ओम ले लो। चलो आपको ये करंट आई मालूम करनी है, ठीक है, पोटेंशियोमीटर को यूज़ करके। सबसे अच्छी बात ये है, देखिए मेरा ए बी वायर है, ये ए बी हो गया, सर्किट दिया हुआ है कुल मिला के आपको, ऐसा कुछ सर्किट दिया हुआ है, ये सेल हो गया, ये एक और रेजिस्टेंस ले लो आप, ये ईएमएफ ले लो, ये आर ले लो, इसको अपन ले लेते हैं 30 वोल्ट और इसको ले लेते हैं अपन, ये वही ले लो क्या 36, थोड़ा आपको 36, और ये हो गया आपका 10 सेंटीमीटर और ये हो गया 10 ओम। बहुत ही ज़बरदस्त, उम्दा परफॉर्मेंस, बहुत ही शानदार। यहाँ से ये यहाँ कनेक्ट हो गया और एक सेल दे रखा है आपको, 10 वोल्ट का सेल दे रखा है, ठीक है,
यहाँ से ये, यहाँ से ये और यहाँ से ये, इसको कनेक्ट कर दिया आपने, और यहाँ से गैल्वेनोमीटर से जो कि जे कनेक्ट हो गई है भैया। चलो भाई ठीक है। अब क्वेश्चन में देख क्या है, क्वेश्चन में क्या है, हाँ ये ये की 1 है और ये की 2 है। क्वेश्चन में क्या, इफ़ की 1, भाई ऐसे ही बनाया है यार, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो पता नहीं, कुछ नेगेटिव भी आ जाए पता नहीं, बस मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, ऐसे ही मैंने ले लिया है। चलिए इसका इंटर रेजिस्टेंस भी कुछ है, चलो जो भी दे रखा है। इफ़ की 1 इज़ क्लोज्ड, तो बैलेंसिंग लेंथ इज़ 2 मीटर। बैलेंसिंग लेंथ कितना है, सेंटीमीटर, सॉरी 2 सेंटीमीटर। इफ़ की 2 इज़ क्लोज्ड, ऐसे ही ले लिया मैंने क्योंकि इसका ईएमएफ मुझे पता नहीं है, तो ये वोल्टेज कितना भी आ सकता है, मुझे कुछ भी पता नहीं है। तो बैलेंसिंग लेंथ इज़ 4 सेंटीमीटर। तो आपको मालूम करना है क्या, फाइंड करंट आई, करंट मालूम करनी है, आई करंट मालूम करनी है। देख इक्वेशंस क्या क्या बना सकते हैं, सिंपल जो कंडीशंस दी हुई उससे इक्वेशन बनाओ आप, पता नहीं कैसे मालूम करेंगे, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। पर देख जब की 1 को क्लोज, ने बोला की 1 क्लोज की भी, की 1 क्लोज कर लो, ये देख की 1 को क्लोज कर लिया मैंने। जब की 1 को क्लोज करूंगा तो ये वाला सर्किट से बाहर रहेगा पूरा, ये वाला सर्किट से पूरा बाहर रहेगा, इसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो करंट जो भी होगी यहाँ से फ्लो होना शुरू होगी, ये ठीक है, इस तरीके से फ्लो होगी। तो यहाँ से कौन बैलेंस होगा, ईएमएफ बैलेंस होगा, क्योंकि ये ओपन टर्मिनल कंडीशन में। तो यहाँ से क्या होगा, 10 वोल्ट बैलेंस करोगे तो अब तो समझ में आ गया, 10 इक्वल VAB निकालना है। सबसे पहले अपन VAB लिख लेते हैं। देख VAB क्या होगा, VAB क्योंकि K की जरूरत पड़ेगी अपने को, इसलिए या K रहने दो, चलो एक काम करते हैं, शायद उसके बगैर भी काम हो जाए। देख क्या होगा, तो ईएमएफ हो गया 10, K की जरूरत पड़ेगी तब निकाल लेंगे। कई बार कैंसिल भी हो जाता है ना, अपन डिवाइड कर लेते हैं इक्वेशन को, तो K कैंसिल भी हो जाता है, तो कई बार मत निकालो भले। तो K मल्टीप्लाइड बाय बैलेंसिंग लेंथ, तो फर्स्ट कंडीशन में बैलेंसिंग लेंथ कितनी दी हुई है, 2, ले बहुत बढ़िया। तो यहाँ से मेरे पास K की वैल्यू आ गई कितनी, 10/2 5। 10 क्या है, वोल्ट है, तो ये वोल्ट पर सेंटीमीटर में K आ गया। दूसरी कंडीशन में क्या दिया हुआ है कि की 2 क्लोज, जब इस की 2 को क्लोज करोगे, अब इसको क्लोज नहीं करके की 2 को क्लोज कर रहा हूं, तो इस ईएमएफ का कोई मतलब नहीं। अब क्या होगा, यहां पर जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो बैलेंस होगा यहां पर। तो यहां पर जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको मैं ए बी पॉइंट बोल देता हूं, तो VAB बैलेंस होगा इक्वल्स टू K मल्टीप्लाइड बाय बैलेंसिंग लेंथ, और VAB को क्या लिखोगे, I मल्टीप्लाइड बाय ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ये करंट पूरी यहां फ्लो होगी, क्योंकि बैलेंस कंडीशन में क्या होगा, यहां पर तो कोई करंट जाएगी नहीं है, तो यहां से कोई करंट आएगी भी नहीं वापस, क्योंकि इस पूरे पाथ के अंदर है ना। समझो जब की 2 को क्लोज कर रहा हूं तो ये वाला तो ईएमएफ का कोई मतलब ही नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया भी था, ये वाली चीज अपन ने समझी भी थी, जब पोटेंशियोमीटर से अपन पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे थे, वही कंडीशन है। तो यहां पर कोई करंट तो फ्लो होगी नहीं, तो सारा यहां से जो भी करंट निकलेगा वो इधर फ्लो होगा। तो देख यहां से क्या हो जाएगा, तो आई ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, I मल्टीप्लाइड बाय 5 इक्वल्स टू K की वैल्यू कितनी है 5 एंड मल्टीप्लाइड बाय बैलेंसिंग लेंथ कितना हो गया मेरे पास 4, और मजा आ गया, तो काम ही हो गया अपना। तो I इक्वल्स टू कितना हो गया भाई साहब, 4 एम्पियर, आंसर ही आ गया। अरे समझ में आया, जो कंडीशन दी हुई उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को क्या करो, अटेम्प्ट मारो, आपके कुछ ना कुछ ऑप्शन निकल के आएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो इस I को निकाला, मेरे को इस ईएमएफ की जरूरत पड़ी क्या, ये ईएमएफ दे देता तो वैसे ही मैं लिख लेता यहाँ पर, तो इस ईएमएफ को देने की कोई जरूरत नहीं है। क्या उस ईएमएफ की जरूरत पड़ी क्या, देख उस ईएमएफ की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो अगर मेरे को ये दो भी नहीं दिए हुए हों तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, मुझे ये दोनों भी नहीं दिए हुए तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपका काम किससे हो गया है, 10, ये 10 कौन है, यहाँ पर जो ईएमएफ लगा हुआ था वो वाला ईएमएफ देना जरूरी है, और ये 2 कौन है, उसकी बैलेंसिंग लेंथ देनी जरूरी है, और उसके बाद VAB ये तो मुझे मालूम करना है ना। ये वाला रेजिस्टेंस मुझे चाहिए, ये वाला रेजिस्टेंस भी नहीं दिया होता है ना, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इन दोनों से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कई बार क्वेश्चन में बहुत सारे अननोन दिख जाए तो उससे घबराना नहीं है आपको, आप मेन कॉन्सेप्ट के पीछे जाओ, तो उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप चलते चले जाओ, आपके कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर निकल के आएगा।
ऑलराइट, देख लो इसको, बस आज कंक्लूड करते हैं आज के लेक्चर को यहीं पर। जल्दी लिख लें भैया, आज बस यहीं समाप्त। ओके दोस्तों, सो आई थिंक आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करके जाएं और सेशन को थोड़ा सा शेयर करें, आप लोगों के बीच में पहुंचाएं, चैनल को भी। अगर मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, क्योंकि जो जिन लोगों को वाकई ज़रूरत है उन्हीं के लिए मैं काम कर रहा हूं, राइट। इस तरीके से बने रहे चैनल के ऊपर। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सबसे सब्सक्राइब कर ले जल्दी से, और बेल आइकन को क्लिक नहीं किया है तो जल्दी से नोटिफिकेशन आइकन को दबा कर जाए, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते चले जाएंगे बेहतरीन तरीके से। कल वापस हाजिर होता हूँ सेम टाइम, बाय, कलर कोडिंग लेकर। गुड नाइट।